नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों आपके लिए हम ये राजस्थान पीएसआई 2026 का 5 अप्रैल का जो पेपर था इसका सॉल्यूशन मैथ्स और रीजनिंग का जो है सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। अभी रीजनिंग वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में मनीष सर जो है आपके मैथ्स के सॉल्यूशन कराएंगे क्वेश्चन के। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आया था और ये स्टेटमेंट आर्गूमेंट से आया था। क्या कह रहा था, शुरू कर रहे हैं। यहां पर कह रहा था, क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। हालांकि पेट्रोलियम अभी जो है जीएसटी के दायरे में नहीं है भारत में, पर सरकार जो है काफी साल से प्रयास कर रही है कि पेट्रोल जो है वो जीएसटी के दायरे में लाया जाए। पेट्रोल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ पा रहा है। पेट्रोल इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि कुछ राज्य सरकार जो है इसका विरोध करती है और वो मतलब उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से, इसलिए जीएसटी की जो है कुछ राज्य सरकार जो है मना करती है। फिलहाल वो अपनी यहाँ की बात है, तर्क को देखना पड़ेगा। पहले में कह रहा है कि हाँ, इसे जो है पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। हाँ, पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। देखो, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, देश के लिए कोई बात होती है तो ये जो है आर्गुमेंट हमेशा क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या है, सही है। फर्स्ट वाला आर्गुमेंट जो है वो सही है। सेकंड की बात करें, नहीं सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, ये नष्ट वाली बात है ना, ये क्लियर नहीं है। हालांकि राज्य सरकार को घाटा होगा ऐसा करने पर अर्थव्यवस्था नष्ट ही हो जाएगी, ये तर्क जो है मजबूत नहीं है। फिलहाल फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर लिखा है 3 व्यक्ति पी क्यू आर एस, ताश के कुल 9 पत्ते हैं जिनमें से 4 बादशाह है। यहां लिख देता हूं मैं, बादशाह को मैं के लिख रहा हूं, और 4 बेगम है, 4 क्वीन है और 1 जोकर है। ठीक है भाई। अब आपसे लिख रहा है कि क्यू के पास एक तो 3 नाम थे अपने पास में, एक तो पी, एक क्यू, एक आर। पी क्यू आर 3 नाम थे। यहां पर लिखा है क्यू के पास 2 पत्ते। क्यू के पास में पत्ते कितने हैं, 2, तो क्यू के लिए 2 लिख दिया मैंने। और पी के पास 3 पत्ते हैं, यहाँ 3 लिख दिया मैंने। आर के पास 4 पत्ते हैं, यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है भाई। अब इसको जानकारी के अनुसार जो है इसको आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है आगे देखो। आपसे कह रहा है कि क्यू के पास 2 पत्ते, ये तो मैंने लाइन ले ली है। व्यक्ति जिनके पास अधिकतम पत्ते हैं उनके पास जोकर नहीं है। तो अधिकतम पत्ते किसके पास थे भाई, आर के पास। आर की मना कर रहा है कि आर के पास में क्या नहीं होना चाहिए, जोकर नहीं होना चाहिए। जोकर की मना हो गई, आर के पास जोकर नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, नहीं देंगे। आगे कह रहा है कि प्रत्येक के पास कम से कम 1 बादशाह होना चाहिए। क्यू के पास 2 बादशाह हैं, क्यू के पास में 2 बादशाह हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 के लिख देता हूँ। 2 बादशाह हैं तो इसका मतलब क्यू के पत्ते तो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है भाई, इसके बाद 2 ही पत्ते थे और दोनों के दोनों जो हैं बादशाह हैं। आगे लिखा है कि प्रत्येक के पास कम से कम 1 बादशाह होना चाहिए। 4 बादशाह थे, 1 बादशाह के पास आएगा, 1 बादशाह जो है वो किसके पास आएगा, आर के पास आएगा। अब जोकर की बात आती है कि जोकर आर की मना कर रहा है और क्यू के पत्ते पूरे हो चुके हैं, तो जोकर किसके पास आएगा, पी के पास आएगा। अब बेगम, 3 पत्ते टोटल थे, 1 बेगम यहाँ आ सकती है और 3 बेगम जो है वो यहाँ आ सकती हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, 3 बेगम जो हैं वो किसके पास आएंगी, तो 3 बेगम जो हैं वो आपके ऑप्शन की बात करें, इसमें ऑप्शन में देख लेता हूं मैं। ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो आए थे अपने, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या क्या था। सी ऑप्शन पे तो पी था, डी और ए और बी ऑप्शन अभी टाइप नहीं हुए हैं। मैं एक बार बता देता हूं कि ए और बी ऑप्शन पे क्या आया था। ए ऑप्शन पे आपके जो आया था एग्जाम में वो आया था आपके क्यू, और बी ऑप्शन पे जो आया था वो आया था आर। तो 3 बेगम जो है वो किस ऑप्शन पे आ रही थी, बी यानी आर। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये जो है सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। ये एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया था, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन से। कह रहा है इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब इसके लिए कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पुलिस के तकनीकी ज्ञान एवं उपकरणों को नियमित रूप से अद्यतन करने, यानी अपडेट करने पर साइबर अपराधों में कमी की जा सकती है। बिल्कुल, ये बात सही है, कमी की जा सकती है। जिस तरीके से चोर जो है नई नई टेक्निक से साइबर ठगी करते हैं, उसी तरीके से पुलिस को भी उनसे एक कदम आगे रहते हुए जो है अपडेट करना चाहिए। तो पहली कार्रवाई सही है। सेकंड में कह रहा है जनता में जागरूकता कार्यक्रम के नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराधों में कमी लाई जा सकती है। ये बात भी देखो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए जिससे साइबर ठगी नहीं हो पाए और उसको कम किया जा सके। इसलिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि साइबर ठग किस किस तरीके से आपसे साइबर ठग कर सकते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। दोनों कार्रवाई क्या है बच्चों? सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्रवाई अनुसरण करती हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल पूछा गया था। W से L कैसे आ सकता है? और W का 23 है और W एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इसमें सीरीज क्या चल रही है पूरी क्लास बोर्ड पे देख लो एक बार। जितने भी ऑड नंबर हैं, विषम संख्या हैं, उनमें +1 करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, और जितने भी इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, उनमें डिवाइडेड बाई 2 करना है। जैसे W का 23 है, +1 किया 24, 24 का आधा 12, 12 पे क्या आता है? L आता है। ठीक है। I का 9, +1 किया 10, 10 का आधा 5, 5 पे E आता है। विषम संख्याएं +1 करके आधा करना है, सम है तो सीधे सीधे आधा करना है। जैसे L एक इवन नंबर है तो सीधा सीधा आधा कर दिया, D इवन नंबर है आधा कर दिया, आधा करके F आएगा, यहाँ +1 करके आधा करना है, यहाँ सीधे आधा कर दिया, +1 करके आधा करना है। इसी तरीके से सेकंड में, और आंसर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें DYNAMICS, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ नंबर लिख देता हूँ 4, 25, 14, 1, 13, 9, 3 और 19, ये इसके नंबर हैं। ठीक है भाई। अब इसमें भी क्रम क्या चल रहा है देख लो एक बार, वही क्रम है। यहाँ आधा कर दो तो B आएगा, जाहिर सी बात है, +1 करके आधा, और यहाँ आधा कर दिया, G आएगा, +1 करके आधा, +1 करके आधा, +1 करके आधा, +1 करके आधा और +1 करके आधा, ये आएगा। ऑप्शन की बात करें BM, ZA, ZE, BJ, ऑप्शन की बात करें तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल पूछा गया था बच्चों ये ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर कह रहा है एक परिवार में D केवल F एवं E का पिता है। D केवल F और E का पिता है। ठीक है। D के एक पुत्र है, D का एक पुत्र है, इनमें से एक पुत्र होगा एक पुत्री होगी। E की शादी G से हुई है, E की शादी करा दी मैंने G से। G P का दामाद है, G P का दामाद है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दामाद वाली बात पूरी हो गई। आगे लिखा है G के एक पुत्र H है, G का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? H, और K एवं J E के बच्चे हैं, K और J E के बच्चे हैं। बच्चे मेल फीमेल क्लियर नहीं है। L की शादी K से हुई है, इसका भी मेल फीमेल क्लियर नहीं है। आपसे पूछ रहा है परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। पुरुषों की संख्या पूछ रहा है तो L, K और J का जेंडर क्लियर नहीं है, और जब जेंडर क्लियर नहीं है तो आपके पास में जानकारी पूरी नहीं है, अपर्याप्त सूचना इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन आपको इसका आंसर देना है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आया था बच्चों, सीरीज से पूछा गया था। यहाँ से देखें प्राइम नंबर की सीरीज है 2 और 3। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। 3 के बाद में 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 11 और 11 से बड़ी 13। अब
अपोजिट नंबर का जो टोटल होता है वो टोटल 27 पे गणित चलती है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो अपोजिट नंबर का टोटल 27 आ रहा है। देखो 2 और 3 5 और बी का नंबर 22 पे आता है, 22 और 5 27, 27 पे अपोजिट नंबर का चलता है। 5 और 3 8 और 19 27, इसका टोटल 27 27। और यहाँ देखें 11 13 कितने 24, 24 में 3 जोड़े तो कितने आ जाएंगे 27। तो सी आएगा 11 C 13। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मैथ वाले सर जो हैं वो आपके सामने मैथ का सॉल्यूशन लेके आएंगे। आइए सर। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। चलिए अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो मैथ्स के 4 क्वेश्चन आपके आए थे 5 तारीख के पेपर वाले में, पीएसआई की अपन बात करें, राजस्थान पीएसआई का ही, तो उनके सॉल्यूशन को अपन देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये मिला था और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या में 5, 7 और 8 से क्रमागत भाग लगाने पर जो शेषफल बचता है क्रमागत 2, 3 और 4, तो वह संख्या क्या थी ये बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक ही संख्या में मैं लगातार अलग अलग नंबर का भाग लगा रहा हूं। जैसे पहले 5 का भाग लगाया, फिर 7 का भाग लगाया, फिर 8 का भाग लगाया। तो शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना बचा, 2, 3, 4। क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना, ये लास्ट वाला नंबर या तो आप 1 लेते हो या तो आप 0 लेते हो, आपको 1 लेकर चलना है। उसके बाद आप एक छोटा सा रूल जानते हो कि कभी भी आपको भाज्य निकालना है या संख्या निकालना है तो आप सिंपल कह सकते हो कि भाजक गुना क्या भागफल और प्लस क्या शेषफल। कि अगर मुझे कोई संख्या निकालनी है, उसका भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, तो भाजक भागफल को गुना करके शेषफल जोड़ देंगे, संख्या निकलती चली जाएगी। तो आपने कहा सर इसका इससे गुना करेंगे क्योंकि ये भाजक है और ये मेरा भागफल है और ये मेरा शेषफल है, इसमें जोड़ देंगे। तो आपने कहा 8 में 1 का गुना 8 और 8 और 4 क्या 12। सेम प्रोसेस यहां अपनाएंगे। आपने क्या कहा सर इसका इससे गुना करेंगे, 12 में 7 का गुना तो आप कहोगे 84 और 3 जोड़ दोगे शेषफल, तो यहां पे कितना बनेगा 87। वैसे ही फिर आप इसका इससे गुना करोगे और इसमें क्या करोगे 2 जोड़ दोगे। ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, तो 87 का आप क्या करोगे 5 गुना करोगे और उसमें क्या करोगे 2 जोड़ दोगे। चलिए गुना कर लेते हैं, यह 5 होगा और यह क्या होगा 43 और यह प्लस 2। तो आपने क्या कहा कि सर वह कौन सी संख्या थी, वह संख्या 437 437 वो एक ऐसी संख्या थी जिसमें लगातार हम किसका किसका भाग दे रहे हैं, 5 का 7 का 8 का। तो रिमाइंडर मेरे पास 2 3 4 निकल कर आएगा। इतना सिंपल सा आपको काम करना था और आंसर आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 437। अगले को देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, समझ जाएंगे आसानी से हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि 3 ABC में कुछ राशि को बांटना है और इनका रेशियो क्या दिया है 3:2:K। सी का रेशियो आपको पता नहीं है, के दिया है और के का ही मान आपको निकाल कर लाना है। संबंध क्या बताया है, तो संबंध आप यहां पे देख लीजिए, 2 तरीके के संबंध बताए गए हैं। कह रहा कि सी का मान ए से 120 अधिक होगा और साथ साथ में कह रहा बी का मान ए से 30 क्या होगा कम। तो बी और ए में संबंध क्या दिया है कि बी ए से 30 कम है और सी और ए में संबंध क्या दिया है कि सी ए से 120 अधिक है। तो मैं यहां पे चेक करूंगा कि यहां बी ए से कितना कम है, तो आपने कहा सर 1 कम है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कितना कम है सर 30 कम है। तो आपने कहा कि सर 1 का मान क्या है 30, इसका मतलब रेशियो का मान क्या आया 30। तो मैं आपसे सिंपल पूछ लूं कि सर ए का हिस्सा कितना होगा, तो आप कहोगे 30 का 3 गुना कितना 90। मैं पूछूं बी का हिस्सा कितना होगा, तो आप कहोगे 30 का 2 गुना 60। अब सर सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो सर सी के हिस्से के लिए हमें एक डेटा दिया है कि सी का मान ए से 120 क्या है अधिक है। तो अगर मुझे सी का मान लिखना होगा तो मैं क्या कहूंगा, ए का जो भी मान होगा, ए का जो भी मान होगा, ए का मान क्या है 90, उसमें मुझे 120 जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे यहां से पता चल गया कि सर सी का मान कितना आएगा 210। लेकिन आपसे सी का मान ना पूछकर आपसे के का मान पूछा है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सर ए का मान मैंने 90 निकाला, बी का हिस्सा मेरे पास 60 है और सी का हिस्सा मेरे पास क्या है 210 है। अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो 0 0 0 ये आपस में क्या होगा कैंसिल। वापस मैं इसको सॉल्व करूंगा, यह 3 से 3 बार, यह 3 से 2 बार और यह 3 से कितनी बार 7 बार। तो आपने कहा कि सर के जगह मुझे क्या मिला 7, तो अपने क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह कितना होगा 7 होगा। आसान था, यह भी ज्यादा टफ नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल गुना भाग के ऊपर क्वेश्चन है, कहने के लिए आप टेबल डीआई कह दोगे, सर ये डीआई है और वो भी कैसा वाला टेबल ग्राफ वाला। देखो क्वेश्चन में कहा क्या है, सबसे पहले यहां से यहां क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कितना आसान काम है।
कह रहा यदि किसी शहर के लिए आर्द्रता गुणांक को औसत वार्षिक आय को औसत वार्षिक तापमान से विभाजित करने में परिभाषित किया गया है। कहना यह चाह रहा है कि किसी शहर का अगर मुझे आर्द्रता गुणांक निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो औसत वार्षिक वर्षा है उसमें औसत वार्षिक तापमान का भाग लगा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, आर्द्रता गुणांक आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहां पे देखना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा कि सर औसत वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक तापमान क्या है। तो सर औसत वार्षिक वर्षा ये है, औसत वार्षिक तापमान ये है, तो इससे तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अब एक एक करके मैं चेक कर लूंगा, और चेक मैं कैसे करूंगा कि सर मैं पहले शहर ए की बात करूं तो शहर ए में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है 75, और सर औसत वार्षिक तापमान कितना है 21। तो जैसे ही मैं 75 में 21 का भाग लगाऊंगा तो शहर ए का आर्द्रता गुणांक निकल जाएगा। वैसे ही शहर बी का आर्द्रता गुणांक निकाल लेंगे। शहर बी का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो आपने कहा 86। वार्षिक तापमान कितना है सर 17। वैसे ही शहर सी की बात करूं तो शहर सी का वार्षिक वर्षा कितना है 68, और तापमान कितना है, तो आपने कहा सर 17। वैसे ही शहर डी की बात कर लूं तो सर वार्षिक वर्षा कितना है 70 और तापमान कितना है सर 24। अब भाग लगा लो, लेकिन एग्जैक्ट भाग लगाने की जरूरत नहीं है, आइडिया लग जाएगा कौन सा मान बड़ा है। हमसे यही तो बोला किस शहर की आर्द्रता गुणांक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक का मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा, वही मेरा आंसर। मुझे बताओ अगर मैं 21 से इसको काटना चाहूं तो 21 का 4 बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकता, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर जो भी आएगा वो 3 दशमलव कुछ आएगा। सिंपल अगर मैं 17 से इसको काटना चाहूं तो 17 का पहाड़ा मुझे 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद दशमलव में कोई वैल्यू निकल कर आएगा। आगे मैं बढ़ूंगा, 17 से अगर मैं इसको काटूं तो ये तो एग्जैक्ट 4 बार कट रहा है, और 24 से मैं इसको काटूं तो सर यहां पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 24 दूना 48 और 24 तिया 72 हो जाएगा, तो 2 दशमलव कुछ आएगा। तो यहां से मुझे देखकर साफ पता चल रहा है कि किसका आर्द्रता गुणांक सबसे अधिक है, तो सर बी वाले का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी का शहर नंबर बी बोले तो इस वाले का आर्द्रता गुणांक सबसे क्या है, अधिक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये CISI का क्वेश्चन था, हालांकि SI का क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। क्या रहा है पढ़िए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 912 रुपए हो गई और 3.5 वर्षों में 996 रुपए हो गई, तो मूलधन क्या था, धनराशि क्या था, ये बताना है। तो देखो सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी क्या है कि सर 3.5 वर्षों की, अगर मैं ऐसा 3.5 वर्षों की मिश्रधन की बात करूं तो वैल्यू मेरे पास कितना है 996, और 2 वर्षों के मिश्रधन की बात करूं तो वैल्यू मेरे पास कितना है सर 912। तो मैं यहां से यह पता कर सकता हूं कि सर 1.5 वर्षों का जो ब्याज होगा, 1.5 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वह कितना निकल कर आएगा 84 रुपया, क्योंकि 2 वर्षों में 912 होना इसका मतलब क्या, मूलधन और प्लस 2 साल का ब्याज। 3.5 वर्षों में 996 होना मतलब मूलधन प्लस 3.5 वर्षों का ब्याज। तो मैंने कहा कि यहां से मुझे यह पता चल गया कि 1.5 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो सर 84 रुपया होगा। तो यहां से अगर मैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना चाहूं तो 84 में 1.5 का भाग, कहने का मतलब 3/2 का भाग लगाना पड़ेगा। 3 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा। 3 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, तो 28 दूना कितना 56 रुपया। मुझे पता चल गया कि सर 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 56 रुपया है। मुझसे क्वेश्चन में कहा मूलधन निकालिए, तो मूलधन मैं कैसे निकालूंगा सर, मिश्रधन में से अगर मैं ब्याज घटा दूं साधारण तो मूलधन पता चल जाएगा। बोलोगे जी सर। अगर मैंने मिश्रधन 912 रुपए लिया तो मुझे कितने साल का ब्याज घटाना पड़ेगा, 2 वर्ष का। और अगर मिश्रधन में 996 रुपए लेता हूं तो मुझे कितने साल का ब्याज घटाना पड़ेगा, 3.5 वर्षों का। तो हम क्या करते हैं सर, 2 वर्षों का ब्याज घटा देते हैं। मिश्रधन कितना है 912, और 2 वर्षों का अगर साधारण ब्याज निकाले तो आप खुद बताओ सर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हमने निकाला है 56, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, कहने का मतलब 56 का 2 गुना कितना 112। जैसे ही 112 घटाओगे तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा 800 रुपया, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। आप 3.5 वर्षों का ब्याज भी घटाते तब भी रिजल्ट में 800 ही आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2 वर्षों का ब्याज घटा लो, आप चाहो तो 3.5 वर्षों का ब्याज घटा लो। तो ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। पेपर ज्यादा टफ नहीं बना था। मैथ्स की मैं प्रॉपर अगर बात करूं तो क्वेश्चन काफी आसान आए थे। अगर आप ध्यान से करते तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।